ट्रायल एंड एरर। तो जैसे कि मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है। बोलो फिर से। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे शो मेरे सफ़र में। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी TV9 भारतवर्ष के चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर और एंकर मिस्टर दिनेश गौतम सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर, जैसा कि आपको इस इंडस्ट्री में 22 साल हो गए हैं, तो इन 22 सालों में आपने कहाँ इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा मीडिया का सफ़र शुरू हुआ ऑल इंडिया रेडियो से। जब मैं तब पढ़ ही रहा था, अभी स्टूडेंट था, और उस समय ऑल इंडिया रेडियो के लिए कभी कभी कुछ शोज़ में पार्टिसिपेट करने जाता था। और तब ये एक शौक़ था, बस ये कि रेडियो में कैसे काम होता है, रेडियो में जो दूसरे हमारे आपस के लोग हैं वो सुनते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको लेके। लेकिन बाद में मैं तो तब साइंस का स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन मैंने साइंस में बायोलॉजी में की, उसके बाद बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएशन की। तब तक ये नहीं मालूम था कि मेरा करियर ही मीडिया में होने वाला है। लेकिन जब मैं MSc बॉटनी कर रहा था तब किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मीडिया में अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि तब तक मैंने एक लोकल केबल नेटवर्क में काम करना शुरू कर दिया था जिसके लिए रिपोर्टिंग एंकरिंग करता था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम मास कम्युनिकेशन में बेहतर कर सकते हो, तुमको IIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। छुट्टियां होती थी, फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो ये एग्ज़ाम दे के आते हैं। छोटे शहरों में वैसे भी लोग बहुत स्पेसिफिक नहीं जानते कि उनको क्या करना है, कई सारी चीज़ें होती हैं, एंड दे बिलीव इन ट्रायल एंड एरर। तो उसके बाद मैं यहाँ आया और मैंने उसका एंट्रेंस, तब तक मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं क्रैक करूँगा, लेकिन पता नहीं कैसे किस्मत को भी मंजूर था, मैं सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद से फिर यहाँ पहले जी न्यूज़, उसके बाद सहारा, फिर लाइव इंडिया, ETV, इंडिया न्यूज़, और अब TV9 भारतवर्ष। मीडिया की जो दुनिया होती है वो काफ़ी ग्लैमरस होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष होता है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। संघर्ष हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ता है, अगर उसको किसी एक मुकाम तक पहुँचना है। और वो संघर्ष दुनिया के संघर्ष से ज़्यादा अपने आप से संघर्ष ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत संपन्न घराने में पैदा हुए हैं, बहुत आप सुख सुविधाओं के बीच में पले हैं, तो आखिरकार आपको दुनिया में जाकर वैसे सामना करना पड़ता है जहां आपको उन अपने शेल में से बाहर निकलना होता है। और बड़े एक तरीके से कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको पहले छाया मिली होती है और आपको धूप में जाना होता है, तो आपको टफ लगता है। और हर कोई जब अपने माँ बाप के साथ होता है, अपने घरों में होता है, तो कंपैरेटिवली वो प्रोटेक्टेड होता है, शेल में होता है। और जब बाहर निकलता है और दुनिया का सामना उसको करना पड़ता है, तो जाहिर है उसके लिए दुनिया बदली हुई होती है। तो संघर्ष मुझे मेरे हिस्से के करने पड़े। लेकिन अगर मैं देखूं दुनिया में तमाम दूसरे लोगों ने जिस तरह के संघर्षों से राह बनाई है, तो मेरे लिए संघर्ष बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। हाँ, ये रहा कि अपना घर छोड़ के बाहर निकलने के बाद डे टू डे बेसिस पे आपको जो स्ट्रगल करने होते हैं, ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए जिस तरीके की मेहनत करनी होती है, वो सब करना पड़ा। और उसके बाद मीडिया में, क्योंकि बहुत आप जानते हैं कि ग्रेजुअली पहले भी बहुत आसान नहीं था, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस का बहुत ध्यान रखा जाता था, और अब उतना आसान नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो ये संघर्ष रहा है हमेशा, और ये संघर्ष बाहर की दुनिया से ज़्यादा खुद से होता है। दैट यू हैव टू बेटर योर सेल्फ देन वॉट यू वर येस्टरडे, एंड you must groom yourself every day। ये वाला एक चैलेंज और चुनौती रहती है। और जब आप अपने आप से फिर कॉम्पीट करते हैं, खुद से संघर्ष करते हैं, तो ये वैसा हो जाता है जैसे आप खुद अलार्म लगा के सुबह उठते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होती। कोई दूसरा जब लगा के देता है और आपको कहता है सुबह उठना है, तो आपको तकलीफ़ होती है। जब आप खुद डिसाइड करते हैं तो आप मेंटली तैयार रहते हैं उसके लिए, और खुशी खुशी चैलेंजेस स्वीकार करते हैं। इंडियन मीडिया को फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन जो रैंकिंग है ग्लोबली वो कुछ और कहती हैं। इसमें आपका क्या कहना है?
देखिए, रैंकिंग करने वाली संस्थाओं का यार्डस्टिक देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि उन्होंने इंडिया के कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज़ को कहाँ रखा हुआ है। ख़ासतौर से हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ हम जानते हैं कि प्रेस की क्या फ्रीडम है, क्या नहीं है। दुनिया में हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था भी है और बहुत तेज़ी से अपनी मजबूत पहचान बनाती हुई सोसाइटी भी है। ऐसे में कई ताकतें ऐसी भी होती हैं दुनिया में जो अपने अपने तरीके से, लेजिटिमेट दिखने वाले तरीके से ये बताने की कोशिश करती हैं कि आप डेवलप तो कर रहे हैं लेकिन आप में ये फ्लॉज हैं, आप सोसाइटी मजबूत तो बन रहे हैं लेकिन प्रेस की फ्रीडम नहीं है, वगैरह वगैरह। ये पिछले कुछ दिनों में करीब एक डिकेड भर से ये परसेप्शन बनाने की और कहने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जिस तरीके का अभी जिस पार्टी का शासन है वो बहुत हाई हैंडेड तरीके से चीज़ों को चलाती है, प्रेस को फ्रीडम नहीं है। कई जगहों पे तो इससे आगे बढ़ के उस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि प्रेस को ख़रीद लिया गया है, मीडिया को ख़ास टर्म दे दिया जाता है। मैं ये मानता हूँ कि मीडिया हमेशा आलोचना का शिकार रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी प्रेस आलोचना का शिकार रहा है, आज भी आलोचना का शिकार है। देखिए क्या होता है, प्रेस की ये जवाबदेही है कि वो समाज की तमाम विसंगतियों को सामने रखे और उनका समाधान निकालने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको प्रेरित करे, लेकिन साथ में ये भी है कि कहीं अगर अच्छा काम हो रहा है, कुछ लोग रास्ता बना रहे हैं अगर, तो उनकी सराहना भी होनी चाहिए। इसी को कहते हैं समालोचना, जहां आप क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और प्रेज़ भी करते हैं। ये बैलेंस आवश्यक होता है। लेकिन अगर कहीं पे अच्छा काम हो रहा है और उसको मीडिया मान लीजिए कुछ एक जगहों पे प्रेज़ कर रही है, उसको ये कह दिया जाना कि इनको फ्रीडम नहीं है और इनको ख़रीद लिया गया है, ये मुझे लगता है कि एक संभव है कि ये भारत के ख़िलाफ़ परसेप्शन और नैरेटिव नेगेटिव बनाने की कोई साजिश हो। मैं नहीं जानता कि ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत संभव है, क्योंकि दूसरे यहाँ इकोसिस्टम का हिस्सा होता मैं महसूस करता हूँ कि ना तो कोई दबाव है और ना ही प्रेस की स्वतंत्रता छीनी गई है। अलग अलग तरह के दौर से प्रेस हमेशा गुजरा है, समाज बदलाव का के अधीन रहा है, समय हमेशा बदलता रहा है, चीज़ें डायनेमिक होती हैं, स्टैटिक नहीं होती हैं। और अगर मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो ये भी समझना चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में प्रेस की फ्रीडम के संदर्भ में ये जो दूसरों के आर्टिस्टिक हैं और जो हमको रैंकिंग देते हैं, हमको उस पर जाने के बजाय ये महसूस करना चाहिए कि क्या वाकई ऐसा है। सर, जैसा कि आपने बोला कि काफ़ी आलोचना होती आई है मीडिया की, हमेशा शिकार बनना पड़ता है मीडिया को आलोचना का, तो वैसे ही हमारी जो जनता है उनको मीडिया से काफ़ी शिकायतें होती है टीआरपी को लेके, कि कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं वो टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डाल के न्यूज़ बढ़ाते हैं। इस स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? मेरा कहना यह है कि मुमकिन है ऐसा हो। देखिए, एक बात आप ये समझिए कि मीडिया को भी एक रेवेन्यू मॉडल चाहिए होता है। मीडिया को भी सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए, अपने ऑपरेशनल और कैपिटल खर्चे निकालने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं। तो उसको एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल चाहिए होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीआरपी इस बात का यार्डस्टिक है कि आपको कितने लोग देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं। अगर जाहिर है आपका यार्डस्टिक है तो आपको उस हिसाब से काम भी करना है। आपको लोग देखें, इसके लिए कई बार आपको तरीके भी अपनाने होते हैं। वो तरीके कई बार कुछ प्लेटफॉर्म्स ओवरबोर्ड कर देते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ कई बार ये लगने लगती है कि मेलोड्रामा है। इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर जनता ये कहती है कि टीआरपी के लिए मिर्च मसाला लगाया जाता है, तो जनता को ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे चैनल वो ना देखे, क्योंकि इसी से जो प्रमोटर्स होते हैं चैनलों के, जो लोग वहाँ के काम करने वाले लोग होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उनको ये मैसेज जाता है कि हम ये अगर ऐसे दिखाएंगे तो जनता हमको स्वीकारेगी नहीं। तो वो अपने आप में तब्दीली लाते हैं, बदलाव लाते हैं। लेकिन जो वो मिर्च मसाला दिखा रहे हैं उसको जनता स्वीकार भी रही है, साथ में आलोचना भी कर रही है।
तो उससे बात बनती नहीं है। इसलिए बात नहीं बनती क्योंकि आप देख तो रहे हैं उनको, उससे उनको रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। जब उनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फिर वो उसको बदलेंगे क्यों? साथ में आपकी शिकायत भी चलती जाएगी। तो ये दोनों काम आपको एक साथ नहीं करना चाहिए। ये वैसा ही हो जाता है जैसे हमने देखा है अमूमन शादीशुदा लोग एक दूसरे से कर्ब भी करते रहते हैं, क्रिप भी करते रहते हैं, लेकिन उनकी शादियाँ चलती भी जाती हैं। तो ये दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए। या तो अगर उनको नामंजूर है इस तरह का कंटेंट तो उनको इसका बहिष्कार करना चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि हमको ये कंटेंट नहीं चाहिए, यू विल हैव टू मेंड एंड करेक्ट योर सेल्फ। अगर उसको देख भी रहे हैं और उधर क्रिटिसाइज भी करेंगे तो इसका कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर जो अगला सवाल है वो लीड को लेके। सर जो भी आपको लीड या इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूज़ से रिलेटेड, उसको आप वेरीफाई कैसे करते हैं? क्या प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का? तमाम तरीके होते हैं। आपके अपने सोर्सेस होते हैं, आपको जो आदमी बता रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या क्रेडेंशियल्स हैं, उसके साथ काम करने का आपका पहले का अनुभव क्या है, आपको लगता है क्या कि इस बार अगर वो आपको कोई लीड दे रहा है तो वो जेन्युइन लीड होगी। तो सबसे पहले सोर्स को ही आप टेस्ट करते हैं, सोर्स कितना क्रेडिबल है इस पे जाते हैं। फिर आप देखते हैं आपके जो सेकेंडरी जो उस इंफॉर्मेशन को कोरोबोरेट करने वाले लोग होते हैं उनसे आप बात करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुमकिन होता है तो उससे जुड़े हुए जो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उनको आप देखते हैं साथ में। और फिर अगर वो चीज़ें एक दूसरे के आसपास मिलती हैं तो यू गो अहेड विद दैट। जनरली दिस इज़ व्हाट इज़ द वे थिंग्स ऑपरेट इन न्यूज़ इंडस्ट्री। सर अगर कभी कोई गलत लीड मिल गई और बट आपने उसको वेरीफाई किया बट वो करेक्ट आ रही है बट बाद में जाके पता चल रहा है कि वो गलत है, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं? To err is human and to correct is to correct the course is divine। किसी से भी गलती हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो आपके एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, SOPs होते हैं, उनको आप फॉलो करते हैं। आपको बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना होता है, आपको अपने बेसिक्स करेक्ट रखने होते हैं। उनको करेक्ट करने के बाद भी अगर आपसे गलती हो जाती है किसी वजह से तो आपको उसे स्वीकारना चाहिए। उसके लिए आपको जो आवश्यक हो संशोधन से लेकर और खेद प्रकट करने से लेकर माफ़ी मांगने तक वो सब करना चाहिए। ऐसे अगर आप बेसिक्स का ध्यान रखते हैं, अगर आप SOPs का ध्यान रखते हैं तो इस तरह की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन फिर भी एक फैक्टर होता है, एक्स फैक्टर, विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो फॉर दैट यू विल हैव टू बी रेडी टू करेक्ट योर कोर्स एंड टू बी सॉरी फॉर द मिस्टेक। राइट। सर न्यूज़ चैनल्स में जो भी डिबेट होते हैं वो ज़्यादातर या तो रिलीजन बेस्ड होते हैं या फिर पॉलिटिकल। ऐसा क्यों नहीं होता कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा बात की जाए? देखिए, ये माइंडसेट पे निर्भर करता है। एम्प्लॉयमेंट पे, महंगाई पे, हर एक चीज़ आपके लिए मुद्दा है। मसलन आप मान लीजिए यहाँ से लद्दाख गई और आप बहुत भूखी हैं, प्लस आपको वॉशरूम भी जाना है, प्लस आप यहाँ से गर्म कपड़े नहीं ले गई। मान लीजिए ये स्थिति है। अब वहाँ आप लद्दाख में लैंड कर गई। सबसे पहले वहाँ बाहर आने के बाद आपको अचानक ऑक्सीजन की कमी की वजह से मान लीजिए उल्टी सा लग रहा है, मतली आ रही है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? आपके पास 4 चैलेंजेस हैं। आपको ठंड भी लग रही है, आपको वॉशरूम भी जाना है, आपको भूख भी लगी है, प्लस आपको उल्टी भी आ रही है। सबसे पहले आप क्या करेंगी? सबसे पहले आप ये देखेंगी कि कोई डॉक्टर या आसपास आदमी हो, वो आपको ये बताए कि डायमॉक्स टैबलेट या कोई ऐसी दवाई मिल जाए आपको जिससे आपका सिरदर्द और मितली बंद हो। ये प्रायोरिटी होगी आपकी। जी बिल्कुल। दूसरे क्या होगा? ठंड बहुत लग रही है, फिर ठंड प्रायोरिटी हो जाएगी कि सबसे पहले तो कुछ गर्म चाहिए पहनने के लिए। जल्दी से अगर जैकेट है सूटकेस में तो निकालो, नहीं तो कहीं से अगर अरेंज हो सकती है। तीसरी चीज़, यू लाइक टू गो टू प्रॉब्ली लेबोरेटरी और वॉशरूम टू रिलीव योर सेल्फ। And then comes hunger, because you are hungry as well, then you will seek for something to eat as well. Am I right? Right. So there are very, very many things which one wants to be in, way that is optimum और appropriate. ऐसा हो। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, मीडिया हो, नेता हो, लीडर्स हो, ये सब पब्लिक के हिसाब से ही चलते हैं। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो पब्लिक के अगेंस्ट जाए। एट द एंड ऑफ द डे लेजिटिमेसी, अप्रूवल, ओके, गो अहेड, ये तो पब्लिक का ही होता है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जो कह रही हैं कि रिलीजन पे क्यों होता है, क्योंकि रिलीजन के नाम पे बहुत दिनों तक जनता को ऐसा लगता हो सकता है कि कुछ लोगों को फ्री हैंड दे दिया गया, कुछ लोगों को उनके प्रॉब्ली
डोमिनेटिंग वे ऑफ अप्रोच की वजह से उनको नज़रअंदाज किया गया, या उनको सोचा गया नहीं नहीं इनको मत बोलो, कुछ ऐसे ही रहने दो। कुछ लोगों को ग्रांटेड लिया गया। फिर लोगों को ये भी लग रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉयज डाउन टू द नंबर्स ऑफ पीपल इन द डेमोक्रेसी बिकॉज दे आर द वोटर्स। तो डेमोग्राफी सही है, बिगड़ रही है, फिर तमाम तरह की वो बातें भी सुनते रहते हैं, एक नैरेटिव भी बनता रहता है। तो इस सब के बीच में सच्चाई, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सच ही है, कई चीज़ें सिर्फ इसमें नैरेटिव भी हो सकती हैं, बट द परसेप्शन इज़ द न्यू फॉर्म ऑफ रियलिटी। तो इस सब के बीच में लोग अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट फील्ड से, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? अपने आप से कॉम्पीट कीजिए। आप देखिए, आप दुनिया से शिकायतें बंद कीजिए। जब तक हम अपनी किसी परिस्थिति का ठीकरा किसी और चीज़ पे फोड़ते रहते हैं, हम में कभी सुधार नहीं होता। आप अपने आप को ये कहिए, आज जो भी मैं हूँ उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, कल जो भी मैं होऊंगा उसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार होऊंगा, और इसके लिए मुझको जो भी आवश्यक है करना वो मैं करूँगा। अगर आपने ये मंत्र ठान लिया तो आप देखेंगे आप अपने आप में सुधार लाएंगे। तो मेहनत कीजिए खूब, और अपने आप से अपने आप पे निगाह रखिए, अपने आप को वॉच करते रहिए। जैसे हम किसी दूसरे को देखते हैं ना, अगर किसी से खतरा होता है हम उसको हमेशा वॉच करते रहते हैं कि क्या कर रहा है क्या नहीं, देखो इसके हाथ में कुछ है तो नहीं, मार तो नहीं देगा। उसी तरीके से खुद को वॉच करते रहिए, और जब भी अंदर से आलस से छोड़ो ना, जाने दो, कोई में अरे ऐसा कैसे होगा, आज की दुनिया तो ऐसी है, इतने सारे लोग हैं, कहाँ स्ट्रगल करेंगे, वहाँ कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं नेगेटिव, रोकने वाली, निराशावादी, ये आप नहीं हैं। आपके अंदर का वो बैड एलिमेंट आपको ये सब कहता रहता है, उस पर निगाह रखिए। उसको अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। साधारण आदमी भी डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ, एवरेज इंटेलेक्ट वाला, एवरेज टैलेंट वाला आदमी भी अगर उसमें डिसिप्लिन है, अगर उसमें मेहनत करने का मादा है, और वो खुद को ये समझाता है कि छोटे 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 चेंजेस लाके आखिरकार एक दिन बड़ा चेंज होता है, अगर वो ये खुद को समझा लेता है तो चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं। आप लोग जहाँ भी हों अपना अपना नाम करें। नाम करने का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी आपके लिए ताली बजाए। ये सोसाइटी बड़ी स्वार्थी भी होती है कई बार। आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, यू हैव डन द राइट थिंग, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर डूइंग द राइट थिंग। वो अंदर से अगर आपको अप्रूवल मिल गया, आपको किसी ताली की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सो लिसन टू योर इनर वॉइस एंड डू ओनली वॉट इट अप्रूव्स। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आई एम श्योर आज उनने इस शो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर हमारे शो मेरे सफ़र में जुड़ने के लिए। मैं खुशनसीब हूँ कि आप लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला। थैंक यू सो मच।